ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात किसान नेता राकेश टिकैत की करेंगे, जिनका कहना है कि सरकार को सबसे पहले बीजेपी के कार्यालयों को कोविड अस्पताल में तब्दील कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को मंदिर से ज्यादा अस्पताल की आवश्यकता है। दरअसल राकेश टिकैत भिवानी के प्रेमनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर मेडिकल कॉलेजेस की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना चल रहा है। कमेटी की तरफ से ही किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया। राकेश टिकैत से बात की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने, आपको सुनवाते हैं। राकेश जी, आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है? आंदोलन तो अभी चल रहा है, इसका क्या पता, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, जब तक ये चलेगा। 11 दौर की बात हाँ होगी। अभी क्या गिनती खत्म होगी देश में। 350 बार तो टिकैत साहब जेल गए, अभी तो उतनी दौर की तो वार्ता हुई थी। टोल पर आपने कहा था कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। नहीं, हम तो आगे भी कह रहे हैं भैया, सरकार 5 साल चला सकते हैं तो आंदोलन भी 5 साल चला सकते हैं हम। कोविड मानते हैं कि कोविड है कि नहीं है? कोविड बीमारी है, इसका नाम कुछ भी ले तो ये सब कोविड के हैं डराने के लिए। हम इस तेज बुखार के हैं, इसका इलाज करवा लेना चाहिए तुरंत। लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं, पूरे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, खासतौर पर इस इलाके में, भाई वो तो सरकार फेलियर है। वो हॉस्पिटल नहीं है, भर के हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो सरकार उसको गाइडलाइन तो सरकार की चले। आपने अभी कहा था कि मंदिर बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, इनको हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर देना चाहिए। नए हैं, बहुत बढ़िया है। और 10-10, 15-15, 20-20 रूम बनने, 2-2 डॉक्टर बैठाओ जो कोविड के ही हैं। तो इनको सबसे पहले अपने जो बीके इसके कार्यालय है इनके बीजेपी के, इनको दे देना चाहिए। अभी आपने कहा था कि मंदिर की बजाय पहले हॉस्पिटल बनाए जाए। बिल्कुल, मंदिर का के बजाय अभी रोक है और वो बना जाए। मंदिर तो चलता रहेगा, उसके तो वो ही है, उस पर क्या ज्यादा खर्चा हो रहा। एम्स का निर्माण जरूरी है। बहरहाल आपने अपील भी की थी कि ग्राम लेवल पर कमेटियां बनाई जानी चाहिए। कमेटी बने दृष्टि से ये है कि एम्स के लिए चंदा इकट्ठा होगा तो वो भी हम देंगे। हम तो चंदे की भी तो शुरुआत कर रहे हैं ना कि एम्स अगर बनते हो तो चंदा इकट्ठा करवा दो और ये है इसकी शुरुआत करवाओ। ये जो है हॉस्पिटल का है, इसकी नींव रखी हुई है, जमीन दे रखी, और चंदा जो कुछ आता हो देते कि यहाँ से शुरुआत कर देते। पहले प्लांटेशन की आपने बात कही थी, उसके बाद एम्स के लिए अभी चंदे की बात कही है, तो किन मायनों में लिया जाए कि आंदोलन के साथ साथ इस तरह के? नहीं, क्यों नहीं हो सकते। आंदोलन भी चल रहा है भाई, हम आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा करें तो एम्स के लिए भी कर देंगे, मेडिकल कॉलेज के लिए भी कर देंगे। सरकार शुरुआत तो करे, बताओ तो जनता को ये चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत आजकल मेडिकल फैसिलिटी की है और तुरंत उसके निर्माण कर देना चाहिए। और बहुत दानदाता है, वे भी उसमें आ जाएंगे। बढ़िया स्ट्रक्चर बनाओ और शुरुआत करो। किसानों से क्या अपील आपकी? किसानों से अपील ये है कि कोरोना काल में अपना भाई ध्यान रखे और आंदोलन का भी ध्यान रखे, बीमारी जो है उसका भी ध्यान रखे। अभी आमंत्रित किया गया आप लोगों के द्वारा कि आंदोलन में भी अब आए, क्योंकि भीड़ कोई कम हुई थी। फसल कटाई की फसल कट के ज्यादा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे आते जाते रहे, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। अपने घर का काम भी रखें, अपने घरों में भी रहें और वहाँ पे भी लोग रहें। वहाँ पे भी ज्यादा भीड़ तो ना करें, लेकिन जरूरत के हिसाब से रहे वहाँ पे भी। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन तो जारी रहेगा, वक्त भले ही कितना ही लगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये भी कहा गया है कि आंदोलन का स्वरूप अब लगातार तय है कि किसी भी तरह से किसान पीछे हटने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक का मुद्दा डीजल और टैंकर की चेसिस और बैटरी खरीद का था, लेकिन टैंकर चेसिस की खरीद को रद्द कर दिया गया। विभाग को कहा गया कि पहले अच्छे से पड़ताल कर ली जाए। इसके अलावा बैटरी खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। जेपी दलाल ने साथ ही कहा कि पिछले 2 साल पुराने वाले दाम पर ही खरीद की गई है। डीजल के टैंकर होते हैं, उनके चेसिस की खरीद का मसला था और बैटरियों के खरीद का मसला था। एक एजेंडा हमने डेफर कर दिया है। चेसिस की खरीद के लिए विभाग को और अच्छी तरह से छानबीन करके दोबारा उसको एजेंडे को लेके आए और बैटरी खरीदने का जो परचेज थी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की, वो हमने फाइनल कर दी है। और जो पिछला रेट था 2 साल पुराना, उसी रेट पे हमने जो परचेज के लिए ऑर्डर दिया है, कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं और उसकी खरीद से सहमति मंत्री जी ने दे दी है।
हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। ऐसे में सरकार भी सतर्क है और हालात पर पूरी नजर बनाए रखे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। मुख्यमंत्री ने जींद, करनाल और अंबाला के सरकारी अस्पतालों में निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा वो यमुना नगरी भी पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और ताजा हालातों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जगह ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी और साथ ही बेड की कमी भी नहीं रहेगी। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर, जींद, अंबाला और करनाली, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के कोरोना संक्रमण को लेकर यहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसका जायजा लिया। शहर शहर कोरोना पर मुख्यमंत्री के निरीक्षण को लेकर ये बड़ी तस्वीरें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में कोविड के ताजा हालातों को लेकर ग्राउंड जीरो पर निकले। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। सिविल अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी उन्होंने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में ही अधिकारियों के साथ अंबाला जिले में कोरोना के मौजूदा हालातों, तैयारियों के साथ साथ समस्याओं पर भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बीच सबसे बड़ी कठिनाई ऑक्सीजन सप्लाई की आ रही है और यही कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में सभी मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन समय पर मिले। समीक्षा बैठक में अंबाला सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अंबाला में सिस्टमैटिक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और उचित मात्रा में ऑक्सीजन का सदुपयोग भी किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो कठिनाई है ऑक्सीजन सप्लाई की है। ऑक्सीजन का भी अल्टरनेटिव जितने हमारे पास उपलब्ध हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन ठीक से सब जगह पहुँच जाए और हर एक पेशेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जरूर मिले। पहला उद्देश्य मेरा आज ये था। बातचीत करने के बाद हमको ध्यान में आया कि पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की सप्लाई जो ठीक है और उचित मात्रा में सब उपयोग हो रहा है। यहाँ के सीएमओ ने सब कुछ मुझे दिखाया कि किस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑक्सीजन की यानी सप्लाई जो कर रहे हैं हर एक पेशेंट को मिल रही है। बेड्स भी यहाँ पर्याप्त हैं, हर प्रकार के सामान्य बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। यहाँ अगर कोई रश होता है तो मौलाना मेडिकल कॉलेज का सहयोग लिया जाता है, वहाँ पर पेशेंट्स को भेजा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। केवल दवाइयों के मामले में ज़रूर, क्योंकि पीछे से ही बहुत कम आ रही है, चाहे वो रेमडेसिविर है या टॉक्सिली है, ये कम आ रही है। फिर भी उसका कोटा जो है, यहाँ का कोटा यहाँ है तो रेमडेसिविर में उपलब्ध हो रही है। टॉक्सिली की आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया है, वो बोर्ड जिसकी डिमांड को उचित समझेगा उनको वो सप्लाई की जाएगी। हमने एक लेटर लिख दिया पूरे प्रदेश में कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं बिना परमिशन के कोई भी कोविड के पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा। अगर कोई कोविड के पेशेंट को बिना परमिशन के, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, वो अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खास करके जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी कोविड का इलाज करने लग गए हैं। हालांकि वो कर नहीं सकते होंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये हमारी जानकारी में अगर होगा तो फिर कोई भी अगर कठिनाई उनकी उनको हम दूर करेंगे। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रुड़की वाला ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद है और उम्मीद है कि जल्द ही वो ठीक भी हो जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली काफी मरीज यहां पर हरियाणा में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी, जैसा मैंने पहले बताया कि एक अनुमान के हिसाब से इसकी संख्या बहुत बढ़ेगी, ये तो ध्यान में था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। पिछली बार की जो संख्या 3100 थी और वो 12000 तक पहुंच गई है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स बढ़ने के बाद एक प्रेशर बहुत पड़ा है, लेकिन उस लिमिटेशंस के अंदर हम सबकी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। मोर ओवर जो दिल्ली का पेशेंट है बड़ी संख्या में, वो भी हमारे चाहे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या सोनीपत है, इवन जीटी रोड पर सब जिलों में, यहाँ करनाल में भी। आज ही मुझे एक फ़ोन दिल्ली से आया कि हमारे एक पेशेंट हैं और उनको इलाज के लिए थोड़ी सहायता चाहिए। जैसे अभी दवाइयों की थोड़ा मारामारी है, उसमें विशेष तौर पर 2
रेमडेसिविर और टोसिल, जो जो आवश्यकताएं हैं सारी हम पूरी कर रहे हैं। आज भी जैसे मैंने वहाँ एक आईसीयू बेड्स का एक अलग से कितना 30 आईसीयू बेड्स का एक नया उद्घाटन भी किया है। 90 आईसीयू बेड्स पहले भी थे, अब 120 आईसीयू बेड्स हो गए हैं और 20 और भी यहाँ आने वाले हैं। इतना बड़ा आईसीयू बेड्स का जो इतना बड़ा सिस्टम तो अभी पीजीआई में रोहतक में भी नहीं है। सबसे बड़ा आईसीयू बेड का जो सिस्टम है वो हमारे विपक्षी नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में लड़ें। देश और प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच अब हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त हिदायत दे डाली है कि ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड के मरीजों को ही लगेगा। इसके अलावा हर निजी अस्पताल द्वारा कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की पर्ची देने पर रोक लगाने के लिए भी ये तय कर दिया गया है कि ये इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। हमारा कोटा बढ़ाया है, जो 162 एमटी से 232 एमटी किया है, वो शीघ्र हरियाणा में पहुंचे, उसके लिए हमने इंतजाम किए हैं। 2 टैंकर तो सुबह कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाय एयर पहुंचाए जाएंगे और 5 टैंकरों को ट्रेन फरीदाबाद से लेकर उड़ीसा जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी ये गैस हरियाणा तक पहुंच सके और ऑक्सीजन लोगों को प्रॉपर मात्रा में मिल सके। रेमडेसिविर के इस्तेमाल बारे बार बार देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के कहने के बावजूद बार बार बताया जा रहा है कि ये सब मरीजों के लिए नहीं है, अति गंभीर मरीजों के लिए है। इसलिए सरकार ने अब हिदायतें जारी की हैं कि जिस अस्पताल में आईसीयू होगा केवल वही डॉक्टर रेमडेसिविर लगा सकेंगे। नहीं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के मुताबिक सबको मिलेगी और किसी प्रकार की कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। कोरोना संकट में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास से बड़ी कंपनियों के करीब 1.5 दर्जन प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और कोरोना महामारी से जंग जीतने में सहयोग के लिए अपील भी की है। जिसके बाद कुछ कंपनियां जहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल तैयार करने, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जनरेटर देने की पेशकश कर चुकी हैं, तो वहीं कई कंपनियों ने ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर और बाकी कई तरीके के मेडिकल उपकरण देने की भी सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो सामूहिक प्रयासों से कोरोना से जंग जीते जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम, दिल्ली के साथ साथ देश के कई हिस्सों से हीरो मोटोकॉर्प, M3M DLF लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होंडा मोटरसाइकिल, मिंडा ग्रुप, इफ्को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विवेकानंद आरोग्य केंद्र समेत अनेक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग के लिए विचार विमर्श किया तथा सुझाव भी लिए। इन सभी प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार को मेडिकल उपकरणों के अलावा अन्य आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सवाल पूछकर भाग जाती है। कटारिया ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि नेहरू खानदान ने देश पर 55 सालों तक राज किया, लेकिन इस संकट की घड़ी में सहयोग देने की बजाय सारा दिन वो प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में लगे हुए हैं। जब देश संकट से गुजर रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव सहयोग देने की बजाय, कोई सकारात्मक सुझाव देने की बजाय सारा दिन रट लगाए हुए हैं
मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने फलाना नहीं किया, मोदी ने ढिमका नहीं किया, सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लोग मरवा दिए। इस प्रकार का जहरीला प्रचार कर रहे हैं। क्या तुम्हारे तो भी 6-7 मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? 59% तो केस उनके राज्यों में है जहां उनके मुख्यमंत्री हैं। वहां क्यों नहीं कर लिया भाई तुमने? जो राज्य ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको भी गालियां देने पे लगे हैं। ये राष्ट्रीय आपदा है, सबको मिलकर करनी चाहिए। थुक्को और भागो, थुक्को और भागो, करना कराना कुछ नहीं। भाई जिस आदमी को करना है, आप तो अपना फैमिली चलाते हो। घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, सोनिया गांधी दे देगी या शैलजा दे देगी? वो तो आप लोगों को ही प्रबंधन करना पड़ेगा उसका। लेकिन अपनी बात कह के गालियां दे के हम तो भाग जाएंगे और ये जवाब देते रही हो। हम जवाब देते रहते हैं। और अब बात गुरुग्राम की, जहां पर हर रोज तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए बीमारों की संख्या में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में गुरुग्राम के बाजार भी खाली ही नजर आने लगे हैं। गुरुग्राम में कोरोना 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है और एक्टिव मामलों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में एक्टिव मामले अभी भी इस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उस बीच परिस्थितियाँ इस तरह की बन रही हैं कि मॉल और शॉपिंग सेंटर्स भी खाली नज़र आ रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो बढ़ते हुए मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपील की गई थी लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले और जो IT क्षेत्र है, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वो वर्क फ्रॉम होम की रणनीति को अपनाएं, इस योजना को अपनाएं और इसी के तहत वो घर बैठकर काम करें। इस अपील के बाद कहीं ना कहीं अब ये असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के MG रोड के बाद सबसे ज़्यादा मॉल की संख्या गुरुग्राम के सोना रोड पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा शॉपिंग सेंटर और मॉल हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल ये मॉल्स सुनसान पड़े हुए हैं और इसका बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से गुरुग्राम में रोज़ाना करीब 3000 से भी ज़्यादा मामले रोज़ निकल कर आ रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हो चुके हैं और वहीं लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच सीधे तौर पर इसका असर अब मार्केट पर भी नज़र आने लगा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े अब एक चुनौती पेश कर रहे हैं और इस महामारी को किस तरह से नकेल कसी जाए इस पर, क्योंकि वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है और यही कारण है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी कम आ रही है। फ़िलहाल आज से 1 तारीख से जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। तो लोग उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि तभी जाकर इस महामारी पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से मामलों की संख्या में जो इजाफा हुआ है, उस बीच इसका बड़ा कारण यही रहा कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही रही। लेकिन अब लोगों को समझना होगा कि इस ऐतिहासिक दुश्मन पर यदि नकेल कसनी है तो उन्हें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, तभी जाकर इस ऐतिहासिक दुश्मन पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन इस बीच लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि 1 मई से जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लोग कर सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच एक बार फिर इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी लोगों से यही अपील करता है कि बेवजह वो घर से बाहर ना निकलें और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस बात को अपने जहन में उतार लें। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज। हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।